आ गए वापसी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन को पहले ही प्रेस कर दो ताकि जितनी भी वीडियोस में अपडेट करूं वो आप तक पहुंच पाए और आपकी एमडी-कैट की तैयारी बीच में ना रह जाए और पक्की हो सके। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 लिक्विड्स का पोर्शन। लिक्विड्स के पोर्शन पे आते हैं। लिक्विड्स जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी कि वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, वॉल्यूम इनका डेफिनेट होता है लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम डेफिनेट और शेप इनडेफिनेट। लिक्विड्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, गैसेस के मुकाबले में तो कहीं ज़्यादा, लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होती है। आइए सर इसको लिख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between liquid molecules is highest या is higher। सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, गैसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बात से आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी कि अगर गैसेस के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स की काफ़ी ज़्यादा है, यानी लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे। तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके दरमियान में मूवमेंट फ्रीली तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल इनकी मूवमेंट काफ़ी फेयर होती है। मूवमेंट इनकी फेयर होती है, गैसेस की तरह से तो नहीं, लेकिन एक फेयर मूवमेंट इनके दरमियान में होती है। मूवमेंट इज फेयर। अगर बात की जाए इनकी शेप को क्या कहा जाता है, तो सॉलिड्स की शेप को कहा जाता है लैटिस और सॉलिड्स और लिक्विड्स की शेप को कहा जाता है क्लस्टर। तो लिक्विड्स हमारे पास क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स के बिहेवियर्स की तरफ। लिक्विड्स की बिहेवियर्स, अगर लिक्विड्स के बिहेवियर को क्लासिफाई किया जाए, लिक्विड्स के बिहेवियर को क्लासिफाई किया जाए तो 4 क्लासेस बनती हैं। सबसे पहली क्लास है डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फिर एक्सपेंशन एंड देन कॉन्ट्रैक्शन। अगर लिक्विड्स को फर्दर और क्लासिफाई किया जाएगा तो लिक्विड्स की और प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी, जैसे कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग या एवापोरेशन वगैरह। बिहेवियर्स ऑफ लिक्विड में पहला बिहेवियर है डिफ्यूजिबिलिटी। तो डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब यह है टेंडेंसी टू डिफ्यूज, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फैलना, ये फिनोमेना कहलाता है डिफ्यूजन। या इसकी जो टेंडेंसी है रेट्स के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से या मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से जो इसकी जद्दोजहद है फैलने की, इस स्पीड को या इस टेंडेंसी को कहा जाता है डिफ्यूजिबिलिटी। ये उसका एक कैरेक्टर है। आइए इसको समझते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब स्प्रेडिंग ऑफ molecules, spreading of molecules from higher concentration to lower concentration। डिफ्यूजन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, यह कहलाएगा डिफ्यूजन। लेकिन कोई लिक्विड ज़्यादा डिफ्यूज होता है और कोई लिक्विड कम डिफ्यूज होता है। जैसे कि अगर शहद की बात की जाए, हनी की बात की जाए, तो उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल का मोलर मास काफ़ी कम होता है और उसकी डेंसिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं
रेट्स के एतबार से स्पीड या मोलर मास या डेंसिटी के हिसाब से सबकी डिफ्यूजिबिलिटी अलग अलग होती है। डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ ईच लिक्विड इज डिफरेंट। लिक्विड्स के अंदर पहला बिहेवियर है डिफ्यूजिबिलिटी का। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंक स्प्रेड हो जाती है या वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर रूह अफ़ज़ा स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि इंक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर फैल जाती है, सिमिलरली कोई भी लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाता है। इस एतबार से हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स डिफ्यूज होते हैं। गैसेस के मुकाबले में इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉडरेट है, ना गैसेस जितना ज़्यादा ना सॉलिड्स जितना कम। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज मॉडरेट। अगर बात की जाए कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि हाई प्रेशर से किसी लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करना। हमें ये बात पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ज़्यादा गैप नहीं होते, लिक्विड्स क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई किया जाए, तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि लिक्विड्स आर लिटिल कंप्रेसिबल अप टू हाई प्रेशर्स। एट हाई प्रेशर्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एट ऑर्डिनरी प्रेशर लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ऑर्डिनरी प्रेशर पे लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बट एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर्स liquids are compressible up to little extent। जैसे कि हाइड्रोलिक्स के अंदर किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो एक खास लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करने पे। सिमिलरली हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में और हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ यही फिनोमिना होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। लिक्विड्स को एक्सपेंड किया जा सकता है। ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अगर किसी लिक्विड को हीट किया जाएगा तो वो एक्सपेंड होगा। सिमिलरली अगर किसी लिक्विड को कूल किया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर लिखा जा सकता है, ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड ऑल लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग एक्सेप्ट वाटर। वाटर के साथ बड़ा मसला है यार। सबसे पहले तो बाकी लिक्विड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने मिल्क की बात की होगी, दूध की बात की होगी, तो दूध को जब बॉईल किया जाता है तो जब उसको हीट किया जाए तो वो एक्सपेंड होता है, लेकिन जब चूल्हा बंद कर दिया जाता है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से दूध वापसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड्स एक्सपेंड होते हैं और जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिक्विड्स का सिमटना और लिक्विड्स का श्रिंक होना। कंप्रेस होने का मतलब भी तो कुछ यही होता है। तो कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए कि कंप्रेशन क्या है और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो एक बात समझ लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी इज लिंक टू प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन इज लिंक टू टेम्परेचर। यानी कि अगर हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाएगा, हाई प्रेशर से श्रिंक किया जाएगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा कंप्रेशन, और अगर लो टेम्परेचर पे श्रिंक किया जाएगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन। कंप्रेसिबिलिटी लिंक्ड होती है हाई प्रेशर से और कॉन्ट्रैक्शन लिंक्ड होता है लो टेम्परेचर से। ऑल लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग
एंड ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एक्सेप्ट वाटर। वाटर के साथ क्या मसला है वो ज़रा देखते हैं। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा मसला होता है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दरमियान की बात करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक 0 से 4 पे जाते हुए टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड्स को एक्सपेंड होना चाहिए, वाटर भी लिक्विड है, 0 से 4 तक जाते हुए वाटर को भी एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन 0 से 4 तक जाते हुए वाटर एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। 0 से -4 तक जाते हुए वाटर को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि सारे लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपॉन कूलिंग, बट 0 से -4 तक जाते हुए वाटर एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यानी कि टेम्परेचर कम होने पे 0 से -4 तक जाते हुए वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड होना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड एनामोलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं लिक्विड्स के बाकी बिहेवियर्स के ऊपर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, जैसे कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब इन प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग और एवोपरेशन को। साथ में बॉइलिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी समझ लेंगे। इन सब में वेपर प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को लिंक किया जाए हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ तो बड़े इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors when they are in equilibrium, when they are in equilibrium with liquid state. वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेपर प्रेशर को समझने की कोशिश करें तो लेट्स से कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड मौजूद है। जब इस लिक्विड को हीट किया जाएगा तो इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी बढ़ेगी। अब जब मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो हमारे पास वेपर्स क्रिएट होंगे और वेपर्स क्रिएट होंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर पे। यहाँ से प्रेशर वेपर्स निकलेंगे और वेपर्स एक्सर्ट करेंगे प्रेशर वॉल ऑफ कंटेनर पे। इस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। लेकिन ये वेपर्स उस वक्त तक कंटेनर के बाहर नहीं जाएंगे जब तक बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीट ना कर जाए। हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 टॉर के, या जिसको 1 एटमॉस्फेरिक भी कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा और वेपर प्रेशर अगर कम होगा, यानी वेपर्स का प्रेशर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, तो ये वेपर्स कभी भी एटमॉस्फेयर के प्रेशर को बाईपास नहीं कर पाएंगे। जब बाईपास नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर डिफ्यूज भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये लिक्विड बॉयल नहीं हो पाएगा। बॉइलिंग उसी वक्त स्टार्ट होती है जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाईपास कर जाए या उसके अंदर शामिल हो जाए, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर हो जाए। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग आसानी से हो जाएगी, एटलीस्ट जब वेपर
का प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी हो गई है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको कहा जाता है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग में और एवापोरेशन में क्या फर्क है? तो एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है, जबकि बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। जैसे कि अगर वाटर की बात की जाएगी, अगर वाटर की बात की जाएगी, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पानी को आपने जमीन पर डाला और वो पानी को फैला दिया, तो पानी खुद ब खुद एवापोरेट हो जाएगा, यानी वो पानी खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएगा। लेकिन हम इस प्रोसेस को बॉइलिंग नहीं कह सकते, ये प्रोसेस एवापोरेशन है। एवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है, बट बॉइलिंग हैपेंस एट बॉइलिंग पॉइंट। जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तभी वो बॉईल होगा, उससे पहले जितना भी पानी एवापोरेट हो रहा होगा, जितना भी पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहा जाएगा, बॉइलिंग नहीं कहा जाएगा। तो आई होप कि आपको एवापोरेशन में और बॉइलिंग में क्लियर डिफरेंस समझ आ गया होगा। एवापोरेशन हैपेंस एट एनी टेम्परेचर below boiling point. But boiling happens at specific temperature called boiling point. boiling point पे होती है और evaporation किसी भी टेम्परेचर पे। अब वेपर प्रेशर पे वापसी आते हैं। वेपर प्रेशर का लिंक हाइड्रोजन बॉन्ड से बड़ा इंपॉर्टेंट है और साइज ऑफ मॉलिक्यूल से भी। आखिर इसमें क्या रीजन है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो उसका वेपर कम हो जाएगा या उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो तब भी उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है, ये समझते हैं। देखें, अगर हमारे पास लिक्विड एक कंटेनर के अंदर मौजूद है और इस लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, तो होगा क्या कि लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए। जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए दैट मीन्स के टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। जब टेम्परेचर ज्यादा चाहिए दैट मीन्स के हमारे पास वेपर्स कम बन रहे हैं। अगर एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात की जाए तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे यहाँ पे वेपर्स कम प्रोड्यूस होंगे। जब वेपर्स कम होंगे तो अल्टीमेटली उनका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सी चीज है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी फोर्स, खास तौर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, तोड़ना मुश्किल, और वेपर्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम। लेकिन अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए, अगर साइज मॉलिक्यूल का बड़ा हो जाएगा तो उस वक्त भी उसके वेपर्स कम बनेंगे, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए अगेन, और टेम्परेचर ज्यादा चाहिए दैट मीन्स कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वेपर्स कम प्रोड्यूस हो रहा है और कम वेपर्स पे कम प्रेशर बनेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर is inversely proportional to size of molecule and vapor pressure is inversely proportional to hydrogen bond या any intermolecular force of attraction। अगर हमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया है तो हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इथाइल अल्कोहल में और डाइमिथाइल ईथर में CH3OCH3, डाइमिथाइल ईथर में और इथाइल अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा, ये आपको बताना है।
तो इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर शामिल होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शामिल है इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसीलिए इथाइल अल्कोहल का बॉन्ड मजबूत होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी उसको तोड़ने के लिए और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वेपर्स कम प्रोड्यूस होंगे। लेकिन डाइमिथाइल ईथर की अगर बात की जाए तो डाइमिथाइल ईथर के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शामिल नहीं होती। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना शामिल होने की वजह से इनका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ इथाइल अल्कोहल या डाइमिथाइल ईथर दिया जाए, आपको कोई भी दो कंपाउंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे हनी के बारे में बात कहूँ या आपसे वाटर के बारे में पूछूं तो आप बता सकते हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और हनी का वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि हनी में यानी शहद में साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है और वाटर के मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और हनी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और इसीलिए आप इस तरह से कोई भी दो एग्जाम्पल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे HCl में और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है इसीलिए उसका वेपर प्रेशर कम, और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है इसीलिए उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एवापोरेशन को, बॉइलिंग को और वेपर प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास लास्ट टू टॉपिक्स हैं, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो आइए पहले विस्कोसिटी को समझते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फ्लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, ऑफ मॉलिक्यूल्स of a liquid to flow is called viscosity। अगर विस्कोसिटी को उर्दू में एक लफ्ज में बयान किया जाए तो विस्कोसिटी को उर्दू में कहा जा सकता है किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन। जितना लिक्विड गाढ़ा होगा या जितना लिक्विड डेंसर होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी वो बहुत कम फ्लो करेगा। और जितना लिक्विड पतला होगा यानी जितना लिक्विड लेस डेंसर होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी वो उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। यानी कि अगर मैं आपको अगर हनी की एग्जांपल दूं और साथ में पेट्रोल की एग्जांपल दूं या वाटर की एग्जांपल दूं, तो वाटर या पेट्रोल ये बहुत लेस डेंसर होते हैं और हनी या मोटर ऑयल या ग्लिसरीन वगैरह ये बहुत ज़्यादा डेंसर होती हैं, मोर डेंसर होती हैं, इसीलिए इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और वाटर की या पेट्रोल की विस्कोसिटी कम होगी। क्या आपको पता है कि हनी का या मोटर ऑयल का ग्रेड उसकी विस्कोसिटी के हिसाब से जाना जाता है? यानी कि अगर मोटर ऑयल का ग्रेड जानना है या मोटर ऑयल की विस्कोसिटी जाननी है कि अच्छी है, ज़्यादा है, या उसका ग्रेड जानना है, तो हम क्या करते हैं कि मोटर ऑयल की विस्कोसिटी चेक करते हैं। अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मोटर ऑयल बहुत अच्छा है, इंजन ऑयल बहुत अच्छा है, इसकी विस्कोसिटी क्योंकि ज़्यादा है। सिमिलरली शहद के लिए। लेकिन अगर पेट्रोल को जानना है कि पेट्रोल कितना अच्छा है तो हम चेक करते हैं पेट्रोल कितना पतला है। पेट्रोल की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बेकार पेट्रोल होगा, उतना अच्छा पेट्रोल नहीं होगा। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हायर द ग्रेड ऑफ मोटर ऑयल हायर द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या कनेक्शन है या साइज ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कनेक्शन है, तो इसको समझते हैं। विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन बॉन्ड से या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर बात की जाए विस्कोसिटी की फर्दर, तो विस्कोसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मॉलिक्यूल के भी। सेम वही बात है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। जब बॉन्ड मजबूत हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी और उसको तोड़ना मुश्किल होगा। जब बॉन्ड मजबूत होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे और इनका आपस में फ्लो करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये एक दूसरे से दूर दूर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इनका गाढ़ापन बढ़ जाएगा और इनका फ्लो कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स की क्लोजनेस भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनका फ्लो कम हो जाएगा और इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा होगा, अगर बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का, तो वो भी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और इसीलिए उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा। विस्कोसिटी को टेम्परेचर से भी लिंक किया जाता है। विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन कम हो जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और बॉन्ड्स टूटने लगते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उनकी स्पीड बढ़ती है और इसलिए उनका फ्लो भी बढ़ जाता है, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है तो बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है, जिससे उनका फ्लो बढ़ जाता है और विस्कोसिटी कम हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है और सरफेस टेंशन होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। लेट्स से अगर हम एक कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, तो आपको इन मॉलिक्यूल्स को बड़े ध्यान से समझना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सेंटर में किसी मॉलिक्यूल को पिक कर लेता हूँ, तो सेंटर वाले मॉलिक्यूल पे एक फोर्स लेफ्ट हैंड साइड से लग रही है और एक फोर्स राइट हैंड साइड से, जो कि मॉलिक्यूल्स की कोहेजन फोर्स है। एक फोर्स ऊपर टॉप से लग रही है और एक फोर्स नीचे बॉटम से। तो होता क्या है कि ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है ये सारी फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए ये फोर्स कहलाएगी बैलेंस्ड फोर्स। तो ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहेगा, ये ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करेगा, सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए किसी टॉप वाले मॉलिक्यूल की, जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया है, अगर टॉप वाले मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इस पे एक फोर्स लेफ्ट हैंड साइड से और एक फोर्स राइट हैंड साइड से लग रही है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। लेकिन यहाँ ऊपर टॉप से कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही, लेकिन बॉटम से बात की जाए तो बॉटम से इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। यानी कि ये जो फोर्स है ये फोर्स कहलाएगी एक अनबैलेंस्ड फोर्स। जब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स हैं वो टॉप के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचेंगे, तो हम इनवर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे सरफेस टेंशन, क्योंकि इसकी वजह से सरफेस पे एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बॉटम के मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे खींच रहे हैं, तो यहाँ पर एक लेयर सी क्रिएट हो जाएगी और ये लेयर कहलाएगी सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन में
जो लिक्विड होता है उसका साइज रिड्यूस होता है, सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हो जाता है। अगर बात की जाए सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है कितनी फोर्स लग रही है और कितनी लेंथ पर लग रही है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर। लेकिन क्योंकि न्यूटन बहुत बड़ा यूनिट है और मीटर भी बहुत बड़ा यूनिट है, हालांकि सरफेस टेंशन तो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा यूनिट यूज करते हैं ताकि वैल्यू बड़ी दिखाई जा सके और आसानी से कैलकुलेट की जा सके। तो हम न्यूटन के बजाय फोर्स का यूनिट यूज करते हैं डाइन और मीटर का यूनिट यूज करते हैं सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाता है डाइन अपॉन सेंटीमीटर। सिमिलरली सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया। एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। लेकिन अगेन वही बात, जूल एक बहुत बड़ा यूनिट है और मीटर भी एक काफ़ी बड़ा यूनिट है, लेकिन हम सरफेस टेंशन को छोटे यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वैल्यू बड़ी दिखाई जा सके और कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो जूल्स के बजाय हम यहाँ पर एनर्जी का जो यूनिट यूज़ करते हैं वो यूनिट है अर्ग्स और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी की ही तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। सेम वही बात है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा कुव्वत से, ज़्यादा ताकत से नीचे की तरफ खींचेंगे, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप साइज बढ़ा देंगे मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या क्लोजनेस बढ़ जाएगी और वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को अगेन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नीचे की तरफ खींचेंगे, तो सरफेस टेंशन फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा ताकत से नहीं खींच पाएंगे, जिससे सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन का हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। विस्कोसिटी को हमने इस चैप्टर के अंदर लिक्विड के पोर्शन में डिस्कस किया और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को भी हमने इस लिक्विड के पोर्शन में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉलिड्स के पोर्शन की बात करेंगे और उसकी नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज की बात करेंगे। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप कर दें